यथार्थवाद, रियलिज्म, यह शब्द अपने आप में बता रहा है कि यह रियल के कितना अधिक निकट है और यथार्थ के कितना अधिक निकट है। वास्तव में जो कुछ भी मानव मस्तिष्क में आता है और वो सत्यता के निकट जाता है, तो उससे जो प्रादुर्भावित होता है वह ही तो यथार्थ है, और उसी के व्याख्या में यथार्थवाद अस्तित्व में आया है। यथार्थवाद का आशय व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म। वास्तववाद या यथार्थवाद का आंग्ल रूपांतर है रियलिज्म। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द रियलाइज से हुई है। यह शब्द रेस से बना है, जिसका आशय है वस्तु। इसलिए रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। कहने का आशय है कि मात्र इंद्रियजन्य ज्ञान सत्य है, इसीलिए ये बाह्य जगत को सत्य मानते हैं, मिथ्या नहीं। आप ये देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी बात स्पष्ट हो गई है कि जो भी हम इंद्रियों द्वारा जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वही ज्ञान सत्य है। इसके अलावा और कोई ज्ञान नाम की चीज़ है नहीं, ऐसा मानते हैं वास्तववादी या यथार्थवादी। यथार्थवाद को विभिन्न विद्वानों ने जिस प्रकार परिभाषित किया है, उनमें से कुछ को यहाँ दिया गया है, देने का प्रयास है। स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं कि रियलिज्म मीन्स ए बिलीफ और थ्योरी विच वर्क्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट सीम्स टू अस। यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि हमें दिखाई देता है। यानी कि कुछ आप कल्पना से अपने आप मत जोड़िए और कहीं से कुछ पलायनवादी व्यवस्थाएं मत स्वीकार कीजिए। जिस तरह का आपको दिखाई पड़ रहा है विश्व जगत, वो उसी तरह का है, और इसीलिए इनकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और यथार्थवाद को समझाने में इसका हमेशा प्रयोग किया जाता है। स्वामी रामतीर्थ जी के शब्दों को एक बार पुनः देखने की आवश्यकता है। यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि हमें दिखाई देता है। J.S. रॉस मेहते कहते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ रियलिज्म asserts that there is a real world of things behind and corresponding to the objects of our perception। या मैंने सबसे सरल परिभाषाएं ली हैं जिससे कि समझना आसान हो जाए। देखिए इसके भी शब्द कितने अच्छे हैं कि यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। आप ये समझिए कि जब हम अपने मस्तिष्क में कल्पना करते हैं किसी भी वस्तु की, तो उसकी कल्पना मात्र, यानी कि उसका जो हम फोटो है, हमारे दिमाग में एक प्रतिबिंब है, वह स्पष्ट हो जाता है। हाथी कहा तो हाथी शब्द से ही स्पष्ट हो गया कि हाथी के बारे में आपका मस्तिष्क इससे पहले क्या विचार कर चुका है। तो यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। बटलर महोदय ने क्या कहा? रियलिज्म इज द रीइंफोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। यथार्थवाद या वास्तववाद इस संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में उसे दिखाई देता है। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि जिस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, संसार को उसी रूप में स्वीकार करना है। किसी के कहने में और किसी सिद्धांत वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है जो कि आपको भ्रमित कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए यथार्थवाद को समझना है तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इनकी मीमांसाओं का अध्ययन करें, क्योंकि इसके आधार पर हम बहुत गहरा और सूक्ष्म विवेचन करते हैं और इस स्तर के विद्यार्थियों को जानना ही चाहिए कि इसकी मीमांसाएं क्या हैं। तो किसी भी दर्शन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए यह परम आवश्यक है कि उसकी तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, ज्ञान व तर्क मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक एवं मूल्य व आचार मीमांसा, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स को समझा जाए। यहाँ इन्हीं को इसी क्रम में वर्णित करेंगे और एक एक को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेते हैं तत्व मीमांसा को, इसके मेटाफिजिक्स को। यथार्थवादी तात्विक विश्लेषण के क्रम में तत्व मीमांसक विश्लेषण के आधार पर सरल वास्तववाद नैव रियलिज्म, नव वास्तववाद न्यू रियलिज्म, आलोचनात्मकवाद क्रिटिकल रियलिज्म, मानवतावादी यथार्थवाद ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सामाजिकतावादी यथार्थवाद सोशलिस्टिक रियलिज्म, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद सेंस रियलिज्म
अवयव दर्शन फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनिज्म आदि का अभ्युदय हुआ। इस दर्शन के अनुसार पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है, अर्थात इस जगत की उत्पत्ति का मूल कारण भौतिक यानी कि स्थूल तत्व है। वस्तु के संबंध में ये अपने ज्ञान को प्रयोग सिद्ध यानी कि एम्पेरिकल मानते हैं। आत्मा को भी पदार्थजन्य चेतन तत्व मानते हैं। आप देखिए कि आत्मा को भी इन्होंने पदार्थ ही माना है, तो जब ये वह पदार्थ है तो ऐसी स्थिति में परमात्मा की कोई परिकल्पना नहीं है और ये कहते हैं कि आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। यह इसकी तत्व मीमांसा के बाद हम विचार करते हैं इसकी ज्ञान व तर्क मीमांसा पर। एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। यथार्थवादी वस्तु व चेतना दोनों के महत्व को स्वीकार करते हैं और ज्ञान प्रक्रिया में ज्ञाता व ज्ञेय दोनों को महत्व देते हैं। ज्ञान के स्रोत कर्मेंद्रियां व ज्ञानेंद्रियां हैं। जब आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं तो ये तर्क देते हैं कि वस्तु के ज्ञान का आधार यही इंद्रियां हैं, यही ज्ञानेंद्रियां हैं, इसीलिए इनसे परे ज्ञान नहीं होता। ये शाब्दिक ज्ञान को भी प्रत्यक्षीकरण के बाद ही स्वीकारते हैं, ऐसा ही स्वीकार नहीं कर लेते जब तक उसका प्रत्यक्षीकरण न हो जाए। और प्रत्यक्षीकरण होता किनसे है? वो होता है इन्हीं पांचों इंद्रियों के माध्यम से। और जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तभी वह उसको स्वीकारते हैं, तभी कोई लॉजिक काम करता है और वह इस यथार्थवाद का हिस्सा बनता है। आइए अब विचार करते हैं मूल्य व आचार मीमांसा पर। एक्सोलॉजी एंड एथिक्स। ये भौतिक संसार को सत्य मानते हुए कहते हैं कि जीवन रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही मानव का उद्देश्य है। इसके लिए क्रियाशीलता हो और उत्पादकता को बढ़ाया जाए। अगले क्रमिक चरण के रूप में ये उन मूल्यों पर बल देते हैं जिससे मानव को सुखानुभूति हो। मानव में संवेदनशीलता का गुण ये मूल्यों की अनुभूति हेतु आवश्यक मानते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आदमी को संवेदनशील होना चाहिए और इसको ये परम आवश्यक मानते हैं। साथ ही स्वीकार करते हैं कि मूल्य सबके लिए समान नहीं हो सकते। वह कह रहे हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से ये डिफर होंगे। यहाँ पर दोनों सब जो हैं वह समान नहीं हो सकते। अतः एक निश्चित आचार संहिता बना दी जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि सबके लिए मूल्य अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में एक के लिए वह आचार संहिता सही होगी और दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है। इसलिए ये निश्चित आचार संहिता बनाने का विरोध करते हैं। आइए अब विचार करते हैं यथार्थवाद के मूल सिद्धांतों पर। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। आप ये देखिए कि अगर हम इन मूल सिद्धांतों को समझ लें तो सारा का सारा रियलिज्म हमारी समझ में आ जाता है। इसमें इन्होंने मुख्य बात की है प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। इसके अलावा किसी भी स्वर्ग नर्क की परिकल्पना पे ये विचार नहीं करते, किसी और जगत के बारे में ये नहीं सोचते। ये कहते हैं कि फेनोमेनल वर्ल्ड इज ट्रू। वह जगत जिसे हम प्रत्यक्षतः अनुभव करते हैं वही सत्य है, अर्थात यह भौतिक जगत ही सत्य है। जे.एस. रॉस महोदय कहते हैं रियलिज्म सिंपली अफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इज देयरफॉर द एंटीथीसिस ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। यथार्थवाद केवल बाह्य जगत की सत्ता को ही स्वीकार करता है, अतः यह आत्मगत आदर्श के विपरीत है। आप ये समझिए, ये इसे आत्मगत आदर्शवाद के विपरीत कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर विचारों की सत्ता स्वीकार की गई है और यहाँ पर वस्तु की सत्ता को स्वीकार किया गया है। और इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ हमें दिख रहा है, जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, वही जगत है और वही जगत सत्य है, ऐसा मानते हैं आदर्शवादी। तो इसका ये पहला हुआ कि प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। अब दूसरी बात कि ब्रह्मांड पदार्थ पर आधारित है। कोई ईश्वर, कोई आत्मा, कोई परमात्मा इस तरह की स्थिति नहीं है, बल्कि पदार्थ पर आधारित है, ऐसा ये मानते हैं। यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन सबस्टेंस। ये पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हैं और संसार को विविध तत्वों का योग मानते हैं। संसार के सारे परिवर्तन पदार्थों का रूप परिवर्तन ही है। पदार्थों का रूप परिवर्तन जो है उससे ही संसार के सारे परिवर्तन आते हैं, ऐसा ये मान रहे हैं। जैसे आप इस समय देख रहे हैं युद्ध यूक्रेन और रशिया में, तो इसके जो विध्वंस हो रहा है तो वहाँ देखिए तत्व बिखर रहे हैं और कालांतर में जब इसमें पुनः निर्माण की सृजन की प्रक्रिया होगी तो विभिन्न तत्वों का संयोग किया जाएगा। तो यह कह रहे हैं कि सारे परिवर्तन पदार्थों का रूप परिवर्तन ही है, वहाँ पर वह परिवर्तन आपको परिलक्षित हो रहा है। आगे
इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। ये सबसे कीमती चीज है इनकी कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। बोले और कहीं से कोई ज्ञान नहीं मिलता, और जो कुछ कह दिया है उस पर हम विचार नहीं करते, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं उस चीज को। ऐसा मानते हैं यथार्थवादी। इन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन इंद्रियां हैं। इंद्रियां ही संवेदना के आधार पर अनुभूति करती हैं। रसल महोदय कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान से सुनने लायक है। I contend that ultimate constituent of matter are not atoms but sensation. I believe that the stuff of our mental life consists wholly of sensation and image. ये कह रहे हैं कि पदार्थ के अंतिम निर्णायक तत्व अणु नहीं है वरन संवेदन है। मेरा विश्वास है कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक तत्व पूर्णतः संवेदनाओं और प्रतिभाओं में निहित होते हैं। संवेदनाओं को इन्होंने सबसे प्रमुख स्थान दिया है और बिना संवेदना के कुछ नहीं है, और यह इसलिए इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर इंद्रियां ही सब कुछ हो जाती हैं, इंद्रियां ही ज्ञान की प्रदाता हो जाती हैं। आगे, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ। जब सब कुछ ही मैटर है और आत्मा भी मैटर है, ऐसी स्थिति में मनुष्य भी जो है वह भी एक पदार्थ ही है। लेकिन वो पदार्थ कैसा है? सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। मैन इज वर्ल्ड्स बेस्ट सबस्टेंस। यथार्थवादी मानव को पदार्थ रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे अन्य पदार्थों से भिन्न मानते हैं, क्योंकि मानव मन रखता है और मन के आधार पर जगत का सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन यापन के उपागम प्रयुक्त करता है। आंख, कान, जिह्वा, नाक, त्वचा के सम्यक प्रयोग से मानव प्रगति करता है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल करता है और उसका उपयोग सही ढंग से करने की वजह से ही वह संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। ऐसा मानते हैं यथार्थवादी। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका कि आंगिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रसिद्ध यथार्थवादी व्हाइटहेड संसार की प्रत्येक वस्तु को समष्टि का एक अंग मानते हैं। आप समझिए, संपूर्ण तो हुआ समष्टि, और जो भी वस्तुएं हैं वो उसी के ही पार्ट्स हैं। जैसे एक बहुत बड़ी मशीन हो और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग हम गिने, तो इसी तरह से ये पूरी जो समष्टि है उसके एक अंग के रूप में हर एक चीज को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि समस्त अवयवों में सम्मिलित रूप से तरंगित प्रक्रिया हो रही है, इसी वजह से परिवर्तन हो रहे हैं। ये नियमों को शाश्वत न मानकर परिवर्तनशील मानते हैं। A.N. व्हाइटहेड महोदय जो कुछ भी कहते हैं उससे पहले मैं ये बताने को आपको चाहूँगा कि इनकी परिभाषा थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन मैंने इसलिए ली है कि इससे सारा कुछ स्पष्ट हो जा रहा है। और इसको जब आप समझ लेंगे तो यथार्थवाद, रियलिज्म यानी कि वास्तववाद के आप बहुत अधिक निकट पहुंच जाएंगे। इसलिए आंगिक सिद्धांत में A.N. व्हाइटहेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण यथार्थवादी के रूप में स्थापित हुए हैं। इन्होंने कहा कि रियलिज्म इज ए सिस्टम which is always organic. Every part of it is itself an active system, a coordinated process. It is not only the result but also the cause itself. The word is a wavering element. ध्यान दीजिएगा कि the word is a wavering element in the process of development. Change is this wavering process is the fundamental quality of the universe. एक एक लाइन कीमती है। चेंज इज द वेवरिंग प्रोसेस इज द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्स। ट्रूथ इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ रियलिटी। माइंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। अर्थात यथार्थवाद एक व्यवस्था है जो सदैव आंगिक है। इसका प्रत्येक भाग स्वयं एक सक्रिय व्यवस्था है, एक समन्वित प्रक्रिया है। यह केवल परिणाम नहीं है वरन स्वयं कारण भी है। संसार विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव है। परिवर्तन इस तरंगित विश्व का आधारभूत गुण है। सत्य वास्तविकता की एक सारभूत प्रक्रिया है। मन को अवयवी के कार्य रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस परिभाषा को कई बार पढ़कर समझने की आवश्यकता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है बिटवीन द लाइन्स, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने का सभी प्रयास करें। और मैं एक बार पुनः इसका उच्चारण कर दे रहा हूँ कि यथार्थवाद एक व्यवस्था है जो सदैव आंगिक है। इसका प्रत्येक भाग स्वयं एक सक्रिय व्यवस्था है,
एक समन्वित प्रक्रिया है। यह केवल परिणाम नहीं है वरन स्वयं कारण भी है। संसार विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव है। परिवर्तन इस तरंगित विश्व का आधारभूत गुण है। सत्य वास्तविकता की एक सारभूत प्रक्रिया है। मन का अवयवी के कार्य रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मन को कैसे स्वीकार किया जाना चाहिए? एक अवयवी के कार्य रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अगली बात, आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व, सोल मटेरियल बॉर्न कॉन्शियस एलिमेंट। ये जो है पदार्थजन्य चेतन तत्व है आत्मा। सोल मटेरियल कॉन्शियस एलिमेंट है, कॉन्शियस यानी चेतन है ये। और है क्या? पदार्थ। पदार्थ एक स्थिति पर जाकर के चेतन हो जाता है, ऐसा प्रकृतिवादी भी कहते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि आत्मा जो है वह इस तरह का तत्व है। आत्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं, बल्कि ये कहा कि ये मैटर का बना हुआ है, पदार्थजन्य है। मानव में चेतना आत्मिक विकास का प्रतिफल है और चेतना की विलुप्ति ही मरण है। अर्थात यथार्थवादियों के अनुसार आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना। ये इनका जो है एक तरह से आधार है और बेसिक प्रिंसिपल है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। ये कहते हैं कि जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होता। शरीर जैविकीय पदार्थ है जो क्षीण होकर खत्म हो जाता है, इसलिए इसको स्वस्थ रखने का प्रयास हो। ये देखिए कीमती लाइन है, इसलिए इसको स्वस्थ रखने का प्रयास हो और मस्तिष्क व अन्य इंद्रियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे ये सुचारू रूप से कार्य कर सकें। आप समझिए कि मस्तिष्क और इंद्रियों का प्रशिक्षण ये इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि जब अध्यापकों की बात करेंगे तो उसको प्रशिक्षण देना चाहेंगे, बच्चों की बात करेंगे उन्हें प्रशिक्षण देना चाहेंगे और सभी को इस तरह से तैयार करना चाहेंगे जिससे कि वह सही ढंग से इस संसार का भोग कर सके। रस्क महोदय ने क्या कहा, आइए इस पर विचार करते हैं। रस्क महोदय के अनुसार, The aim of neorealism is to expound a philosophy which is not inconsistent with the fact of common life and with the development of physical science. नव यथार्थवाद का उद्देश्य एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है जो सामान्य जीवन के तथ्यों तथा भौतिक विज्ञान के विकास के अनुकूल हो। आप ये देखिए कि अगर यथार्थवाद की बहुत सारी शाखाएं हैं तो वो आकर के मिलती एक ही वस्तु पर हैं कि सब कुछ जो है वस्तु द्वारा निर्मित है और यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि अचानक या इस तरह की व्यवस्था जो हम काल्पनिक जगत की व्यवस्था करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका प्रत्यक्षीकरण होता है उसको ये सत्य मानते हैं। दूसरी बात, वस्तु जगत की नियमितता को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट रेगुलरिटी ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये मन को यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं, इसीलिए इनका दृष्टिकोण भी यांत्रिक ही हो गया है। प्रोफेसर एम.एल. मित्तल, मेरठ वाले जो हैं, प्रोफेसर एम.एल. मित्तल के अनुसार यथार्थवादी स्वीकार करते हैं कि एक्सपीरियंस एंड नॉलेज रिक्वायर रेगुलरिटी। अनुभव और ज्ञान के लिए नियमितता होना आवश्यक है। अगली बात, प्रयोग पर बल, एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट। चूंकि ये तथ्य निरीक्षण, अवलोकन तथा प्रयोग पर इतना ध्यान देते हैं कि किसी भी तथ्य को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह निरीक्षण व प्रयोग की कसौटी पर खरा सिद्ध न हो गया हो। तो ये एक इसका मूलभूत गुण है। अब हम विचार करते हैं कि यथार्थवाद के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन। अब हम चूंकि सारा कुछ विवेचन जो कर रहे हैं वह शिक्षा शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए इसी के आधार पर हमने इसके रूपों का यहाँ पर वर्णन किया है, प्रकारों का नहीं। यथार्थवाद दृष्टिकोण का अध्ययन करने में इसके कई रूपों के दर्शन होते हैं जिन्हें इस प्रकार विवेचित किया जा सकता है। सबसे पहली बात, मानवतावादी यथार्थवाद, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। मानवतावादी यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थकों में एरास्मस, रैबले और मिल्टन का नाम आता है। इनके अनुसार शिक्षा यथार्थवादी होनी चाहिए जिससे मानव वास्तव में सुख से जी सकें। पॉल मुनरो के शब्दों में आप देखिए जो इन्होंने कहा कि मानव वास्तव में सुख से जी सकें, कहीं कोई कल्पना नहीं, कहीं कोई छल फरेब नहीं, कहीं कोई छुपाने की बात नहीं। सुख से जीना मुख्य आधार। और इसीलिए पॉल मुनरो ने क्या कहा, पॉल मुनरो के शब्दों को यहाँ दे रहा हूँ कि मानवतावादी यथार्थवाद का उद्देश्य अपने जीवन की प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का पूर्ण अध्ययन प्राचीन व्यक्तियों के जीवन की व्यापक परिस्थितियों के माध्यम से करना था। लेकिन यह कार्य केवल ग्रीक एवं रोमन साहित्य के विस्तृत ज्ञान से पूर्ण किया जा सकता था। उस समय की वह विकसित और श्रेष्ठ
व्यवस्थाएं थीं जहाँ पर कि अध्ययन किया गया था और इसलिए इन्होंने इसको इसमें समाहित किया है। अगली बात लेते हैं ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, सेंस रियलिज्म। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थकों में रिचर्ड मूलकास्टर, फ्रांसिस बेकन, वुल्फगैंग रटके, जॉन एमॉस, कमेनियस का नाम आता है। ये विचारक ज्ञानेंद्रियों को ही ज्ञान का आधार मानते हैं। देखिए पॉल मुनरो महोदय पुनः क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि द टर्म सेंस रियलिज्म itself is derived from the fundamental belief that knowledge comes through senses। वही बात है, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद उस मौलिक विश्वास से विकसित हुआ है जो यह मानता है कि ज्ञान प्राथमिक रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। अगले बिंदु पर पहुंचते हैं, सामाजिक यथार्थवाद, सोशल रियलिज्म। सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थकों में माइकल डी मॉन्टेन, जॉन लॉक का नाम आता है। सामाजिक यथार्थवादी पुस्तकीय शिक्षा के अत्यधिक विरोधी थे। इनका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से जीवन को सुखी बनाना था। जे.एस. रॉस के विचारों में इसकी झलक मिलती है। जे.एस. रॉस के विचार प्रस्तुत हैं आपके समक्ष। द सोशल रियलिस्ट लुकिंग askance at bookish studies stressed the value of direct studies of men and things. Having in mind chiefly the upper class, they advocated a period of travel, a grand tour, which would give real experience of the varied aspects of life. इसको हम हिंदी में समझते हैं कि सामाजिक यथार्थवादी पुस्तकीय अध्ययन को व्यर्थ समझते हैं। आप समझिए पुस्तक के कितने विरोधी हैं। सामाजिक यथार्थवादी पुस्तकीय अध्ययन को व्यर्थ समझते हैं तथा मनुष्यों एवं वस्तुओं के प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल देते हैं। यद्यपि वे अपने मस्तिष्क में उच्च वर्ग का ही ध्यान रखते हैं, इसी कारण वे लंबी यात्रा करने को कहते हैं जिससे वास्तविक जीवन के विभिन्न पहलुओं का यथार्थ अनुभव हो जाए। आप देखिए वो कह रहे हैं कि लंबी यात्रा करने के लिए कहते हैं जिससे वास्तविक जीवन के विभिन्न पहलुओं का यथार्थ अनुभव हो जाए और खुद हम उसका यथार्थ अनुभव कर सकें। अब हम बात करते हैं नव यथार्थवाद की, यानी कि न्यू रियलिज्म की। नव यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थकों में व्हाइट हेड व बर्ट्रैंड रसेल का नाम आता है। इस विचारधारा के अनुसार अन्य विभिन्न नियमों की तरह भौतिक विज्ञान के नियम भी परिवर्तनशील हैं। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सही साबित होते हैं, ऐसा कहते हैं रस्क महोदय। उन्होंने कहा कि द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू रियलिज्म, इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द मेथड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इन फिजिक्स। नव यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान उन पद्धतियों तथा निष्कर्षों को मान लेने में है जो भौतिक शास्त्र के आधुनिक विकास से प्राप्त हुए हैं। अब शिक्षा का संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पर हम विचार करते हैं। क्योंकि हम एजुकेशन के विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, इसलिए इस परिक्षेत्र में उतरना बहुत आवश्यक है और इसी परिप्रेक्ष्य में सारा कुछ रखा गया है। यथार्थवादियों के अनुसार निरंतर विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। एक एक लाइन को गहनता से समझने, मंथन करने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि निरंतर विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये ज्ञान के लिए और ज्ञान मुक्ति के लिए जैसे सिद्धांतों का मुखर विरोध करते हैं। इनका कहना है कि ज्ञान केवल जीवन के लिए होता है। आदर्शवादी अरस्तु के विचारों को यथार्थवादियों के निकट माना गया। जैसे अरस्तु का विचार है, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। आप देखिए, माइंड हो चाहे बॉडी हो चाहे कोई चीज़, ये सारे पदार्थ हैं। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जॉन मिल्टन क्या कहते हैं? ये कहते हैं, मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसको कहता हूं जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। I call complete and generous education that which fits a man to perform justly, skillfully and magnanimously all the offices, both private and public, at peace and war। आप देखिए कि ये जो व्यवस्था है इनकी, इसमें इनकी जो बाद की लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जॉन मिल्टन की ये बात बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई है। और कई बार इसका जो है, जब भी आप कोई यथार्थवाद का कोई भाषण सुनेंगे उसमें जॉन मिल्टन की ये शब्द आपको अवश्य सुनाई पड़ेंगे।
और इसमें जो बात की बात है कि सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है। तो दक्षता यानी कि स्किलफुल आप हों। वस्तुएं सारी की सारी हैं, लेकिन उन्हीं वस्तुओं से कुछ लोग कार्य कर सकते हैं और कुछ लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा इनको ये सिखाती है। जैसे मान लीजिए इस समय जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन के लिए हथियार उपलब्ध करा दिए जाए, लेकिन उन्हें चलाना भी तो आना चाहिए, उसके लिए दक्ष भी तो होना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने इसी बात को कहा कि सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है, वही है शिक्षा। कमेनियस महोदय ने व्यक्ति और समाज के उत्थान में शिक्षा की भूमिका को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल रीजनरेटिंग फोर्स। सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है, ऐसा माना कमेनियस महोदय ने। आइए अब विचार करते हैं यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को। इसको ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में इनको लिखा गया है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन। इसके बिंदुओं को हम क्रम देते हैं। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। यथार्थवादी ज्ञान को इंद्रिय से ज्ञात स्वीकारते हैं, अतः इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। इससे शिक्षा के परिक्षेत्र में सहायक सामग्री व दृश्य सभी सहायक सामग्री के महत्व को प्रश्रय मिला। यानी कि ये कह रहे हैं कि इंद्रिय द्वारा ही सारा ज्ञान आएगा, इसलिए जो साधन हो सकते हैं उनका यूज कर लिया जाए। तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर ये बल देते हैं। दूसरी बात, प्रत्ययवाद का विरोध। प्रत्ययवाद आदर्शवाद का ही पर्याय है, तो आप कह सकते हैं आदर्शवाद का विरोध। अपोजिंग ऑफ आइडियलिज्म। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से जीवन को सुखी बनाने पर बल दिया और आदर्शवाद का विरोध किया और कहा कि कोरा आध्यात्मिक सिद्धांत आज बालक के लिए कोई मायने नहीं रखता, ऐसा ही मानते हैं। अगली विशेषता है इनकी वैज्ञानिकता को प्रश्रय, सपोर्ट ऑफ साइंस। ये इनकी विशेषता आज स्वीकारी जाती है। ये बालकों के लिए उपयोगी आधुनिक ज्ञान विज्ञान को आवश्यक समझते हैं और कृत्रिम शिक्षा के स्थान पर प्रकृति की शिक्षा पर बल देते हैं। ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक विषयों को महत्ता प्रदान की जाए, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया। अगली विशेषता, चौथी विशेषता, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। ये बहुत ही कीमती इनकी विशेषता है कि अपोजिंग बुकिश नॉलेज। ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इससे वस्तु का बोध नहीं होता। वे शब्द के स्थान पर वस्तु और वातावरण के ज्ञान को आवश्यक समझते हैं। रॉस महोदय कहते हैं कि जस्ट एज नेचुरलिज्म हैज appeared in the field of education as a protest against artificial teaching methods, so realism has come against the curriculum, which has become bookish, unrealistic and complex. जिस प्रकार प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में बनावटी शिक्षण पद्धतियों के विरोध स्वरूप उपस्थित हुआ है, उसी प्रकार यथार्थवाद उस पाठ्यक्रम के विरोध में आया है जो पुस्तकीय, अवास्तविक एवं जटिल हो गया है। अगली विशेषता देखिए, व्यावहारिकता पर बल, एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकलिटी। ये बालक को ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं जिससे वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान तक ले जा सके, यानी कि उन्हें हल कर सके। ये ज्ञान के लिए ज्ञान जैसे सिद्धांतों का खंडन करते हैं और व्यावहारिक प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। कमेनियस ने कहा, आप देखिए व्यावहारिक प्रसन्नता, जैसे मान लीजिए किसी को कह दिया कि हैप्पी बर्थडे, ये केवल शब्द है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसे प्रसन्न करने के लिए क्या किया, यह एक देखने वाली बात है। कमेनियस कहते हैं कि द अल्टीमेट एंड ऑफ मैन इज इटर्नल हैप्पीनेस ऑफ गॉड। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर के साथ शाश्वत प्रसन्नता को पाना है, शाश्वत प्रसन्नता को पाना। अगली विशेषता, नवीन शिक्षण विधियां व शिक्षा सूत्र। इनके लिए हम पूरा समाज इनका ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सी नई शिक्षण विधियां दी और खास करके आगमन पद्धति। इन्हें महत्वपूर्ण शिक्षक सहायकों के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो न्यू टीचिंग मेथड्स एंड एजुकेशन फॉर्मूल्स हैं वो इनके द्वारा दिए गए। आज भी ये स्वीकार्य हैं। ये निरीक्षण, परीक्षण और सामयिक नियमीकरण के आधार पर ज्ञान से हमें संबद्ध करना चाहते हैं। रटके और कमेनियस ने प्रभावी शिक्षण सूत्र दिए। वास्तव में यथार्थवादियों ने शिक्षण विधियों के क्षेत्र को दिशा दी और इसमें इनकी आगमन की जो व्यवस्था है, आगमन विधि, वो बहुत ही अच्छी है। अगली बात, विस्तृत पाठ्यक्रम, डिटेल्ड करिकुलम। यह इनकी महत्वपूर्ण विशेषता में गिना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने विविध व्यावहारिक विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देकर इसे व्यावहारिक व विस्तृत बनाया है।
आप समझिए व्यावहारिक विषय शामिल किए गए हैं और इसे व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि कार्टर वी गुड महोदय कहते हैं कि द डिटेल्ड करिकुलम वाज ए की फीचर ऑफ रियलिज्म। विस्तृत पाठ्यक्रम यथार्थवाद की एक प्रमुख विशेषता थी। अगली विशेषता देखते हैं, वैयक्तिकता व सामाजिकता दोनों को समान महत्व, इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ इंडिविजुअलिटी एंड सोशलिटी। ये शिक्षा द्वारा मनुष्य को समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं और वैयक्तिकता और सामाजिकता को समान महत्व प्रदान करते हैं। जायसवाल महोदय ने कमेनियस के बारे में लिखा, कमेनियस की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन में सफल बनाना और ज्ञान द्वारा नैतिक तथा धार्मिक भावना का विकास करना है। अब हम आते हैं इनके उद्देश्यों पर कि यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य आखिर क्या हैं। आप देखिए ये सारे उद्देश्य इनके प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हैं और प्रिंसिपल में जो कुछ बेस्ड है उसी के आधार पर उनकी विशेषताएं थी। तो उद्देश्य क्या क्या हैं, आइए थोड़ी पर चर्चा कर लेते हैं। पहली, जीवन को व्यावहारिक व सुखमय बनाना, टू मेक लाइफ प्रैक्टिकल एंड हैप्पी। जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि इसको सुखमय बनाने के लिए ही सारे के सारे कार्य होना चाहिए और यथार्थवादिता से जुड़ना चाहिए। पलायन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खुश रहें। दूसरी बात, मानसिक शक्तियों का संवर्धन। ये कहते हैं कि मानसिक शक्तियों का संवर्धन आवश्यक है, इसलिए शरीर को जो है फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तब स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो हम वस्तुओं का सही उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मानसिक शक्तियों का संवर्धन को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। दूसरी बात, प्रकृति का ज्ञान कराना, टू मेक नॉलेज ऑफ नेचर। यह प्रकृति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं, भागते नहीं कहीं भी किसी भी स्थिति से। और ये कहते हैं कि जब हम उसको समझ लेंगे तो हमारी सारी प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी। आप देखिए कहीं भी पलायनवादिता से जुड़ी हुई इनकी कोई बात नहीं है। अगला पॉइंट, सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। समाज में रहना है और समाज की एक इकाई के रूप में कार्य करना है और हम एक वास्तविक इकाई हैं, इसलिए हमें सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान होना ही चाहिए, ऐसा ये स्वीकार करते हैं। अगली बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। ये चाहते हैं कि हमारी सोच ऐसी ना हो जिससे कि हम भागते हुए लगें, जिससे ये लगे कि हम समस्याओं से भाग रहे हैं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हम उस पर जो हमारी अभिवृत्ति हो, जो हमारी प्रवृत्ति हो, वह ऐसी हो कि हमारी सोच विज्ञान से प्रभावित हो, विशिष्ट ज्ञान से युक्त हो। अगली बात, सुखी जीवन हेतु तैयार करना, प्रिपेयरिंग फॉर ए हैप्पी लाइफ। यह भी इसकी एक विशेषता है कि आदमी सुख से रहे। आखिर जब हम आज भी किसी से बात करते हैं कि भाई किस लिए कमा रहे हो, तो सुख से जीने के लिए। तो सुख की एक जो अवधारणा है वह सही मस्तिष्क सही तरह से विवेचित करेगा तो सुखी जीवन हेतु तैयार करती है यह यथार्थवादी शिक्षा, यह इसकी एक विशेषता है। अगली बात, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन। डेवनपोर्ट महोदय कहते हैं कि नो इंडिविजुअल शैल बी ऑब्लाइज्ड टू चूज बिटवीन एन एजुकेशन विदाउट ए वोकेशन एंड वोकेशन विदाउट एन एजुकेशन। कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय के बिना शिक्षा का चयन न करे और न बिना शिक्षा के व्यवसाय का चयन करे। शब्द बहुत स्पष्ट हैं और बहुत सारगर्भित हैं, विचार किया जाना चाहिए। ये व्यावसायिक शिक्षा देना चाहते हैं क्योंकि जब लोग अर्न करेंगे तभी सुख से रह पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यथार्थवाद का पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा। यथार्थवाद का शिक्षा के जो विभिन्न अंगों प्रभाव है सभी पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को लेते हैं। यह आधुनिक ज्ञान विज्ञान को प्रश्रय प्रदान कर साहित्यिक, काल्पनिक, कलात्मक, दार्शनिक विषयों को द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी यानी कि गौड़ स्थान देते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। तो प्रधान विषय या मुख्य विषय कौन से होंगे? मुख्य विषय हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिल्प कार्य, मातृभाषा व अन्य जीवन उपयोगी विषय। एक शब्द में सब कुछ निपटा दिया, जीवन उपयोगी विषय। जो भी जीवन के लिए उपयोगी विषय हैं उन सबको इन्होंने प्रधान विषय में रखा। अब गौड़ विषय, सेकेंडरी विषय किसे मानते हैं? ये कहते हैं साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, इतिहास, भूगोल, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून, इन सबको जो है ये सेकेंडरी सब्जेक्ट मानते हैं, गौड़ विषय मानते हैं। यथार्थवाद के अनुसार अब हम शिक्षण विधियों में विचार करते हैं, रियलिज्म एंड टीचिंग मेथड्स। वस्तु व इंद्रिय प्रशिक्षण पर ध्यान देने वाले यथार्थवाद में मुख्यतः निम्न शिक्षण विधियों को प्रश्रय मिला है: भ्रमण विधि, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि, अनुभव आधारित विधि, आगमन विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री युक्त विधि व अन्य
अन्य क्रियात्मक विधियां, इनको जो है इन्होंने स्थान दिया है इन शिक्षण विधियों में। और शिक्षण विधियों में जो आप देख रहे हैं, आगमन विधि जो सबसे पहले लिखा गया है वो बहुत ही कीमती विधि है इनकी, और वो विश्व को इनकी देन मानी जाती है। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद और अनुशासन, रियलिज्म एंड डिसिप्लिन। ये विद्यालय का वातावरण घर की तरह बनाना चाहते हैं और प्रेम, सुरक्षा, सहानुभूति के आधार पर न्याय, संयम, स्वतंत्रता आदि का विकास करना चाहते हैं। ये बाह्य अनुशासन का विरोध व वस्तुनिष्ठ अनुशासन का समर्थन करते हैं। ये प्रकृतिवादियों के विपरीत नैतिक व धार्मिक विकास को जीवन नियंत्रित करने का साधन मानते हैं। आप देखिए, नैतिक व धार्मिक विकास ये है जीवन नियंत्रित करने के साधन इनके अनुसार। अगली बात, यथार्थवाद और शिक्षक, रियलिज्म एंड टीचर। ये आदर्शवाद की तरह प्रमुख स्थान तो नहीं देते विचार को, लेकिन उनके महत्वपूर्ण स्थान को पूरी तरह नकारते भी नहीं। ये आदर्श की तरह अध्यापक को स्थान उतना नहीं देते जितना ऊंचा आदर्शवाद ने दिया है, लेकिन ये भी नहीं कहते कि ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है और पर्दे के पीछे रोल है, ऐसा कुछ नहीं कहते। ये कहते हैं कि अध्यापक वातावरण को नियंत्रित करने के साथ अनुभव द्वारा सीखने का माहौल भी बनाएं। देखिए, जो प्रकृतिवाद की कमी थी ना कि हम टोकेंगे नहीं बच्चों को, वो चीज़ खत्म कर दी उन्होंने। ये कह रहे हैं कि अनुभव द्वारा सीखने का माहौल बनाएं। आचरण की शिक्षा हेतु ये अध्यापकीय प्रशिक्षण पर बल देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि साइंसिस्ट जो हैं वो ट्रेंड हों, वो स्किल्ड हों, और इसलिए अध्यापक की ट्रेनिंग पर ये बल देते हैं। जिस तरह की ट्रेनिंग आजकल चल रही हैं, ये बीटीसी है या आपकी बीएड है, एमएड है, एनटीटी है, बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, तो ट्रेनिंग की आवश्यकता पर ये बल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके हिसाब से बालक कैसा हो। यथार्थवाद और बालक, रियलिज्म एंड चाइल्ड। इन्होंने बालक केंद्रित शिक्षा प्रक्रिया को प्रमुख स्थान प्रदान किया है और उनका सर्वांगीण विकास भी करना चाहता है। ये प्रकृतिवादियों की भांति बालक को स्वतंत्र छोड़ने की जगह सजग प्रहरी की तरह प्रत्येक गतिविधि व उनकी रुचियों पर ध्यान देते हैं। ये विभिन्न परिस्थितियों व समस्याओं से जूझने हेतु बालक को तैयार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बच्चे जब भी जिस तरह की समस्या आए तो उससे हमारा विद्यार्थी जो है वो जूझ सके और जूझने के साथ साथ उस समस्या से निकल सके। आइए अब हम विचार करते हैं यथार्थवाद के गुणों पर। अगर हम किसी का भी मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम गुणों और जो उसके डिमेरिट्स हैं, जो सीमाएं हैं, उन दोनों का अध्ययन करें। यहाँ पर मैंने यथार्थवाद के गुण और साथ ही इसकी सीमाएं देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले कौन कौन से गुण हैं, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। पहला गुण है व्यावहारिक शिक्षा। ये कहते हैं कि अव्यावहारिकता तो निरर्थक है, उसकी क्या आवश्यकता है। आधुनिक युग में सारे के सारे विद्वान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ाएं वह व्यावहारिक होना चाहिए, और ये इसलिए इनका एक विशेष गुण कहा जाएगा। दूसरी बात, सार्वभौमिक शिक्षा। इन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया, और जो उसके एक प्रसिद्ध यथार्थवादी थे कमेनियस, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति एवं वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से समस्त प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। और कमेनियस महोदय का ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि ये लोग सार्वभौमिक शिक्षा पर बल देते थे। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके गुणों में हम और शामिल करते हैं। तीसरी बात है वैज्ञानिकता को बढ़ावा। ये उस दृष्टिकोण का विकास करना चाहते थे जिससे हमारी सोच दकियानुसी न रह जाए। ऐसा ना हो कि किसी की छूने से कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी कि आपकी सोच ऐसी हो जिसका कोई ना कोई आधार हो, और इसीलिए ये वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना चाहते थे। अगली बात, व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा। आप समझिए, ये व्यावसायिक शिक्षा देना चाहते थे, ट्रेंड करना चाहते थे, और प्राविधिक शिक्षा देना चाहते थे जिससे कि स्किलफुली वर्क हो और उत्पादन की प्रगति हो। अगली बात, आगमन विधि का प्रयोग। ये तो इनका एक विशेष गुण है ही, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि हम शिक्षण के लिए किस विधि का इस्तेमाल करें जिससे अधिगम बहुत अधिक प्रभावी हो जाए। अगली बात, वस्तुनिष्ठ रीति से तथ्यों का ज्ञान। उसको छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए और वस्तुनिष्ठ रीति से एकदम फैक्ट को क्लियर कर दिया जाए। और ये एक बहुत बड़ी इनके गुण है कि वस्तुनिष्ठ रीति से तथ्यों का ज्ञान कराना चाहते थे। अगली बात, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। आप देखिए कि सारा जो इनके मूलभूत सिद्धांत थे उस पर आधारित हैं ये सारी की सारी व्यवस्थाएं। तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर ये विशेष बल देना चाहते हैं। वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय। ये कह रहे हैं कि जो समाज के उद्देश्य हैं उसकी एक इकाई है व्यक्ति, इसलिए वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय किया जाना चाहिए। अगली बात, बाल केंद्रित शिक्षा। ये शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को रखना चाहते हैं, क्योंकि उसी की प्रगति के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं,
और यथार्थ दृष्टिकोण यही है कि हमें बालक को ध्यान में रखते ही सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अगली बात, अनुशासन व्यवस्था। अनुशासन में किसी तरह का अनुशासन विद्यार्थी के ऊपर थोपना नहीं चाहते, और ये चाहते हैं कि हम ये व्यवस्था करें कि उसका दमन न हो, बल्कि उसको अनुशासित करने के लिए हम कुछ गुण अपने आप में समाहित करें। ये कहते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से समायोजन करना हमें उन्हें सिखाना है, कठिनाइयों से मुख मोड़ना नहीं सिखाना है। इसलिए हम ऐसी अनुशासन व्यवस्था रखें जिससे कि बच्चा इस व्यवस्था से अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ या भयाक्रांत महसूस न करे। अब हम इसकी कमियों पर विचार करते हैं कि इसमें कमियां क्या क्या हैं। तो ये कह रहे हैं कि भौतिक जगत को अंतिम सत्ता मानना उचित नहीं। ये देखिए, ये इनकी एक बहुत बड़ी कमी है कि ये भौतिक जगत को जो अंतिम सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस जगत में ही सत्ता की इति समझ लेना या इसे ही पूर्ण सत्य मान लेना, ये तो कठिन है। जब ये कह रहे हैं कि भाई पदार्थ की अलग अलग तरह का संयोग होता है, तो कल को अलग तरह का संयोग हो सकता है। आज मान लीजिए कभी पदार्थ डायनासोर के रूप में संयुक्त हुआ था और आज नहीं है, और हम ये कहें कि नहीं डायनासोर था ही नहीं, यह भी उचित नहीं है। तो अगर मान लीजिए पहले कुछ हो चुका है और हमारे ज्ञान के क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो हुआ ही नहीं है। या आकाश गंगा है, इसके हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, उसका अध्ययन में अभी हम पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां कुछ है ही नहीं और इसको हम अंतिम सत्ता मान लें, यह भी सही नहीं है। क्योंकि अभी तो तलाश जारी है, अभी तो हम सीखने के क्रम में हैं और बहुत कुछ पता चल सकता है। तो ये एक इसका दोष है। अगली बात, आध्यात्मिक सत्ता पर अविश्वास। यह भी इनका एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि ये गहन चिंतन का परिणाम है। कई चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हम उसको महसूस तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हवा नहीं दिख रही है, हमारे इंद्रियों को लग नहीं रही है और तेजी से नहीं टकरा रही, इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है। और इसी तरह से जो अगर मान लीजिए किसी का सुख दुख है, तो सुख और दुख भावनाएं हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि ये कितना सुखी है या कितना दुखी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अध्यात्म को भी स्थान देना चाहिए। इन्होंने स्थान नहीं दिया, यह एक गलत बात है। अगली बात, शाश्वत मूल्य, सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास। भला बताइए, यह तो इस तरह के मूल्य है जैसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज पूरब से निकलेगा और बहुत लंबे काल तक निकलता रहेगा। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम पर अविश्वास करना भी अच्छा नहीं है। अगली बात, कला, साहित्य, दर्शन, मानविकी विषयों की उपेक्षा करना, यह भी किसी भी तरह से उचित नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मानविकी विषय जैसे हैं, इतिहास है, और हम इतिहास से कोई सबक ही न लें, तो यह तो हमारे लिए परेशानी का सबब हो जाएगा। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। अगली बात, कल्पना, संवेग, स्थायी भाव को महत्व नहीं। कल्पना के आधार पर ही सब कुछ तय होता है। आज हम आप लोगों से कहते हैं कि सपने देखिए, ऊंचे सपने देखिए, इससे आने वाले समय में आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, और ये उनको नकारने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह भी इनका एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरी बात, नैतिकता को प्रश्रय नहीं। नैतिकता को जिस लेवल का प्रश्रय मिलना चाहिए था वह इसमें दिखाई नहीं पड़ता, और नैतिकता के बिना तो हमारे साधन अपवित्र हो जाएंगे। फिर अगर साध्य हमें मिल भी जाएगा तो वह आनंद हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नैतिकता को प्रश्रय दिया जाना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया, ये बहुत बड़ी कमी है। अगली बात, दर्शनों की उपेक्षा। केवल भौतिक दर्शन को स्थान, सारे दर्शनों के इन्होंने तिलांजलि दे दी, उपेक्षा की, और केवल भौतिक दर्शन को ही स्थान दिया, यह भी उचित नहीं है। क्योंकि कालांतर में इसमें भी परिवर्तन संभव है। और दूसरे, हम ये कैसे कह दें कि भौतिक स्थिति जो है वही बनी रहेगी, इसमें चेंजिंग हो सकती है। तो इसलिए समस्त दर्शनों के समन्वय की आवश्यकता है, और एक ऐसी धारा निकाली जाए जिससे कि हम हर बात के लिए लॉजिक दे सकें। यहाँ पर केवल भौतिक दर्शन को स्थान देने पर कई चीज़ों के लॉजिक समाप्त हो जाते हैं। अगर मान लीजिए उसको किसी ने बनाया, तो किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, बहुत सारी बातें हैं, और ये बहुत बड़ा एक विषय है जिस पर कि एक बहुत लंबी परिचर्चा हो सकती है। तो दर्शन की उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, निराशा को प्रश्रय। अब भला बताइए, निराशा दिखाई कैसे पड़ेगी? कौन सी इंद्रिय से इसको छुआ जाएगा? और इन्होंने जो अपनी बातें की हैं उसमें कोई आलम्ब तो है ही नहीं। जब हम सब तरफ से हार जाएं तो हम कहते हैं कि हमें ईश्वर का आलम्ब है।
हम कहते हैं कि कोई शक्ति है जो हमारी मदद कर रही है, ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई आलम भी मत रखो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, निराशा को प्रश्रय मिलेगा और उसे किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता है। हालांकि यथार्थवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है और हमें वास्तविकता से जोड़ती है, यथार्थ से जोड़ती है, और इसका अध्ययन करने के लिए हम भारतीय विचारकों को इसको पुनः पुनः पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह किसी न किसी रूप में हमारे समय भी, हमारे यहाँ की व्यवस्था में भी यह उपस्थित रही है। लेकिन इसको इस तरह से क्रम देना और इस तरह से स्वीकार करना यहाँ की मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं के सीधे खिलाफ जाना था, इसलिए इस तरह की स्थिति यहाँ पर पनप नहीं पाई। तो आपने इस यथार्थवाद को जाना समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। यूट्यूब पर ये एजुकेशन आचार्य पर उपलब्ध है, और इसकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो educationacharya.com पर यह उपलब्ध है शिक्षा वाले क्रम में, क्योंकि यहाँ पर हम शिक्षा, दर्शन और उसके हमने 6 भाग किए हैं। तो चूंकि ये इज्म है, इसलिए दर्शन वाले क्रम उसमें दिया जाएगा इसको स्थान। धन्यवाद। थैंक्स।